आज का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जो कि लगभग बहुत से क्लासेस को हेल्प करेगा ये चैप्टर। दैट इज़ फॉर क्लास 8, फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 11। हर क्लास में ये चैप्टर आप लोगों को एक कॉमन चैप्टर के रूप में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के ब्रांचेस में जब हम लोग बायोलॉजी का स्टार्टिंग करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट टर्म ही आता है सेल। बिकॉज सेल है क्या? सेल तो यूनिट ऑफ लाइफ है, ये तो सब लोग जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेल को भी अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है इस सेल में बाबा की इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हर क्लास में ये आता है, 8 में भी है, 9 में भी है, 11th में भी है, इवन 12th में भी लोगों को पढ़ना पड़ता है सेल के बारे में। तो एग्जैक्टली सेल है क्या? सेल एक्चुअली में जैसा कि लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कह देते हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, एज इन फिजिकल साइंस हम लोग एटम्स को पढ़ते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, उसी तरह एज इन बायोलॉजी हम लोग सेल्स को पढ़ते हैं। क्या है सेल? जैसे कि एक फिजिकल साइंस में सभी कुछ का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, वैसे ही लाइफ साइंस और बायोलॉजी में सभी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स के यूनिट्स सेल होते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी कंस्ट्रक्शन का मेन श्रेय किसको मिलता है? सेल को मिलता है। ठीक है, अब ये सेल होते कैसे हैं? ये सेल बहुत टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटी में डिफरेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में ओनली 1 सेल, किसी में मल्टी सेल्स। इस तरह से हम लोग सेल्स को पढ़ते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल सिंगल यूनिट होता है तो उसे हम लोग यूनिसेलुलर्स कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल मल्टी इन यूनिट्स होता है, मल्टी इन नंबर्स होता है, तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर्स कहते हैं। जस्ट एज फॉर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इज अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर, कोई बता सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्वांटिटी में सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जनरल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, दैट आर प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हैं जस्ट एज डॉग, ह्यूमन, ETC। ये क्या हो गए? ये हो गया मल्टी सेल्यूलर्स। और ये क्या हो गया? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एक्सेट्रा। क्या है इसमें कि बस यूनिसेलुलर्स में ओनली 1 सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर्स में 1 से कहीं ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि सेल्स जो हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। सेल्स का फंक्शन डिवाइड हुआ रहता है हमारे बॉडी में। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उसमें उनका फंक्शन डिवाइडेड होगा। ठीक है, मतलब कि हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर सेल काम करेगा, एक दूसरे काम के लिए दूसरा सेल काम करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को देखने के लिए ज़रूरत है तो हमारे आइज़ के जो क्या बोलते हैं उसको, आइज़ के देखने वाले सेल्स यूज़ करते हैं, या फॉर बोन के लिए ऑस्टियोसाइट सेल्स हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि अलग अलग, या हार्ट में कार्डियक सेल्स हैं, या किडनीज़ में अलग अलग नेफ्रॉन सेल्स हैं। तरह तरह के सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं जो कि अलग अलग काम के लिए, एक एप्रोप्रिएट, एक पर्टिकुलर काम के लिए वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है जी, इसी तरह से जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स नहीं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये पर्टिकुलर सेल्स पर्टिकुलर फंक्शंस को फुलफिल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेल्स डिफरेंट टाइप्स के भी हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत कम मात्रा में है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सेल्स का फंक्शंस भी वेरी करता रहता है। फंक्शंस वेरी करता है, इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत कुछ जानते हैं कि सेल्स का साइज़ भी वेरिएबल होता है, सेल्स का शेप भी वेरिएबल होता है, और साथ ही साथ सेल्स का वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। ये सारा टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स की खोज किसने की थी, सेल्स थ्योरीज किसने दिया था, सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ इस सेल चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है आगे चल के। तो लेट अस स्टार्ट विथ सेल। द सेल, द चैप्टर इज सेल।
तो सेल थ्योरी, सबसे पहले सेल की खोज की किसने थी? सेल की खोज ऐसे बच्चे बच्चे के मुंह पर होगा, मतलब अबाउट आप लोग 6, 7, 8 हर क्लासेस में ही सेल के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज हर बच्चों को होता है। सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ये तो सब लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। लेकिन क्या इसके आगे की बात आप लोगों को पता है कि सेल की खोज उसने किस तरह से की थी? रॉबर्ट हुक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, अंग्रेज साइंटिस्ट थे, मतलब बाहरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की खोज की थी। एक कॉर्क सेल को, कॉर्क टिश्यू को मतलब रीड करके, कॉर्क टिश्यू में उन्होंने जब अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क टिश्यू को बहुत ही ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि कॉर्क टिश्यू में छोटे छोटे हनी कॉम्ब के साइज के कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को एक छोटा सा नाम दिया सेल, CELL सेल। सेल ऐसे हम लोग कहते हैं कि और ये सेल ही नाम उनके दिमाग में क्यों पड़ा? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ वो जो प्रिजनर्स होते हैं ना, जेल में जो कैदी बंद रहते हैं, तो उनके जैसे अलग अलग रूम होते हैं, छोटे छोटे रूम, अलग अलग कंपार्टमेंट्स उनके होते हैं, उन्हें सेल कहा जाता है। तो उसी को ध्यान में रख के रॉबर्ट हुक जी ने जो हनी कॉम्ब के साइज़ के पार्ट्स दिखे उन्हें सेल नाम दे दिया। ठीक है, अब ये सेल नाम जो दिया उन्होंने, तो ये क्या सेल के बारे में उन्होंने और भी कुछ मेंशन किया था? सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने कुछ थोड़ी बहुत बातें मेंशन की थी कि बहुत सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये किसने बताया था? ये बताया था रॉबर्ट हुक ने इन 1965 में। ठीक है, सॉरी 1665 में। इसके बाद 1665 में उन्होंने ये चीज़ मेंशन तो कर दिया विथ बाय विच बुक, उनके बुक का नाम था द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक, बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कौन सा बुक इन्होंने राइट किया था? इन्होंने राइट किया था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 द बुक वाज रिटेन एज माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल के बारे में थोड़ा बहुत बात बताया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था। वो मतलब फुलफिलमेंट के लिए, जैसे कि पुराने समय से लेकर अब तक साइंटिस्ट लोग खोज कर ही रहे हैं, अभी तक ये सारा खोज चलता जा रहा है। तो इनका काम तो था बस बताने का, तो इनके काम से लोग खुश नहीं हुए। अब आगे चल के इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया कि सेल होता क्या है, अब आगे चल के और भी साइंटिस्ट लोगों ने उन पर खोज करना स्टार्ट कर दिया, और भी ज़्यादा मतलब एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स बनने लगे। फिर आगे चल के सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप बना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने लगा, तरह तरह के माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अराइज होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल एंड रस्का। कौन से माइक्रोस्कोप की खोज? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल एंड रस्का ने इन 1931 में। 1931 कहाँ? 1665 और कहाँ 1931। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा और तेज़ गति से होने लगा ये सारा खोज, मतलब सेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जब एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स आने लगे तब उन्होंने ये खोज मतलब और ज़्यादा खोज करने लगे सब लोग। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो उसके बाद फिर और ज़्यादा खोज के बाद ये सेल थ्योरी दिया गया। सेल थ्योरी किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम्स में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट, 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, एक थे बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट, और एक थे जर्मन जूलॉजिस्ट। तो जर्मन बोटनिस्ट जो थे, जर्मन बोटनिस्ट जो थे उनका नाम था स्लाइडेन, SHLEI, स्लाइडेन। ठीक है, कई लोगों को स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होता है। स्लाइडेन इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। जर्मन बोटनिस्ट स्लाइडेन ने दिया था। और द नेक्स्ट वन इज जर्मन जूलॉजिस्ट। क्या कोई जानता है ये बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है? बोटनिस्ट मीन्स कि ये प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते थे, और जूलॉजिस्ट का मीनिंग है कि ये एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते थे। तो जर्मन जूलॉजिस्ट एक थे जिनका नाम था श्वान। इन दोनों ने जब सेल की खोज हो गई उसके बाद इन्होंने सन 18
1938 में बताया कि सेल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दी, उसके बारे में पूरा एक थ्योरी बनाया। वो थ्योरीज क्या क्या थे? वो थ्योरीज कई सारे थे। जस्ट फॉर एग्जांपल एक थ्योरी था कि हर सेल ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करता है। दूसरा थ्योरी था कि हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। तीसरा थ्योरी था कि एवरी सेल्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब कि हर सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इस तरह से इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी। ठीक है, उन थ्योरीज में एक थ्योरी थोड़ा मतलब ड्रॉबैक भी हो गया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप बाय सेल्स, दैट इज द एक्सेप्शन वायरसेस। वायरसेस के बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि वायरसेस आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर नॉट मेड अप बाय सेल्स। ठीक है, उन्हें हम लोग नॉन सेलुलर्स में डालते हैं, तो इसलिए वो एक एक्सेप्शन के तौर पे आ गया था सेल थ्योरी में, जो जर्मन बोटनिस्ट श्लेडन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान ने दिया था सन 1838 में। इसके बाद सेल्स के बारे में और ज़्यादा खोज होने लगी। जो थ्योरी इन्होंने दिया था, मतलब हर सेल दूसरे सेल से बने हुए होता है, मतलब दैट इज़ ये ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थ्योरी दिया था एक अदर साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वर्चो। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए ये सारा थिंग्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये थ्योरी दिया था वर्चो ने। नेक्स्ट और भी सेल्स के बारे में तरह तरह की थिंग्स बताई थी। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वर्चो। ठीक है, नेक्स्ट है, तो फिर इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए तरह तरह के। उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बातें हुई कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है सेल का। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स जो होते हैं वो किस तरह से वेरिएबल होते हैं, वेराइटीज़ उनका किस तरह से अलग अलग होता है। दैट इज़ डिफरेंट टर्म्स हैं सेल्स के लिए, जैसे कि सेल साइज, सेल शेप, सेल वॉल्यूम, etc। ठीक है, सेल साइज, सेल शेप, सेल वॉल्यूम या सेल के फंक्शंस, ये सब थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। दैट इज और हाँ, एक और सेल नंबर, सेल नंबर। इन सब में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में ये है क्या। देखिए, सेल साइज है, सेल का साइज मतलब वो कितना बड़ा है साइज में। ठीक है, क्या किसी ने सेल को देखा है अपने? ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। ठीक है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि आप लोगों ने सेल को देखा है? तो हाँ, हम लोगों ने सेल को देखा है, अपनी नेक्ड आइज से भी हमने सेल को देखा है। जनरली लगभग बहुत से घरों में सेल्स को हम लोग खाने के काम में यूज़ में लाते हैं। दैट इज़ द एग्स। एग्स जो होते हैं तरह तरह के, वो एक तरह से सेल्स ही होते हैं। ठीक है, वो लिविंग सेल्स ही होते हैं एक तरह से। तो एग्स, सभी जीवों के एग्स, जो भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, वो सभी जो एग्स ले करते हैं, यानी कि वो एग्स हैं क्या? वो एक यूनिक सेल्स हैं। ठीक है, तो वो सेल्स तो हम लोग देख पाते हैं ना, उन्हें हम लोग टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम लोग आसानी से देख सकते हैं और उनके साथ हम लोग कुछ फंक्शन भी करते हैं। तो दैट इज सेल साइज। सेल साइज के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे जनरली जानते हैं कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। तो सेल्स का साइज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? वो काफ़ी ज़्यादा छोटे से लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़े तक भी हो सकता है। दैट इज़ 18 सेंटीमीटर हाईएस्ट लेंथ ऑफ द सेल है, हाईएस्ट साइज ऑफ द सेल है, और 0.1 माइक्रोन मीटर इज द स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज नोन एज, सब लोग जानते होंगे, माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है जिसको हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, दैट इज 18 सेंटीमीटर इन साइज। ऑस्ट्रिच 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, सेल साइज के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। दैट इज इन द वर्ल्ड अगर हम लोग बोलें तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। इसके बाद हम लोग अगर बोलें कि और भी सेल्स होते हैं जो कि बड़े और छोटे किस किस तरह से हम लोग पता करते हैं, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आता है कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो ह्यूमन बॉडी में जब स्मॉलेस्ट सेल की बात होती है तो वो होता है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, एंड द लार्जेस्ट सेल की जब बात होती है तो वो होता है एग सेल, एग सेल, दैट इज कॉल्ड ओवम। ठीक है, एग सेल। इसके बाद क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट सेल का, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल का। ये तो हो गया साइज के अकॉर्डिंग लार्ज। इसके बाद क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट के लिए, तो लॉन्गेस्ट सेल के लिए कौन सा नाम आता है, लॉन्गेस्ट सेल दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया साइज के ऊपर हम लोग का क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग आते हैं सेल शेप के ऊपर। क्या सेल शेप फिक्स होता है? तो हाँ, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का शेप एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो सेल्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है। दैट इज़ बहुत सारे सेल्स होते हैं तरह तरह के, जैसे कि एक मसल सेल हमारे बॉडी में होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, जैसे कि नर्व सेल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल शेप का होता है। इसके बाद हमारा आरबीसी होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि शेप्स सेल्स के लगभग सिंपल सिंगल ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन दो सेल्स ऐसे हैं तब में भी जो कि अपना शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन, दैट आर नंबर 1 अमीबा एंड नंबर 2 WBC। तो ये दोनों ही सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी कुछ क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है अमीबा और WBC में डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस ये है कि अमीबा इज अ इंडिपेंडेंट सेल, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, बट WBC इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, या पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये अमीबा जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है और WBC इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, इट इज द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर है सेल वॉल्यूम के बारे में हम लोग आते हैं। तो सेल वॉल्यूम जनरली एक पर्टिकुलर वर्क के लिए सेल वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन यही अगर हम लोग दूसरे सेल से कंपैरिजन करें तो उसमें सेल वॉल्यूम चेंजेबल होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि हार्ट सेल का वॉल्यूम और किडनी सेल का वॉल्यूम दोनों एक बराबर होगा, तो ऐसा नहीं है। सेल वॉल्यूम इस तरह से चेंजेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्क के लिए अगर हार्ट सेल का सारा सेल्स लें तो सबका वॉल्यूम्स लगभग सेम होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल्यूम इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल नंबर। सेल नंबर जो है वो किस तरह का होता है? सेल नंबर अकॉर्डिंग टू बॉडी, मतलब अगर बॉडी बड़ा है तो सेल नंबर ज़्यादा होगा, बॉडी छोटा है तो सेल नंबर कम होगा, ऐसा होता है। मतलब कि ये चेंजेबल है, सेल नंबर इज चेंजेबल। ठीक है, नॉट फिक्स्ड, इसको हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। सेल नंबर को हम लोग डेफिनिट इन नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल नंबर तो चेंज होता रहता है ना, सेल्स बार बार डिवाइड होते रहते हैं। हमारे जो भी प्रोग्रेसिव पीरियड होता है, बॉडी का ग्रोथ पीरियड होता है, उसमें सेल नंबर चेंज होते रहते हैं, तो इनडेफिनिट इन नंबर होता है। फिर इसमें क्या होता है कि सेल नंबर में भी हम लोग एक आध ऑर्गेनिज्म ऐसे जानते हैं जिनका सेल नंबर फिक्स होता है, जिन्हें हम लोग यूटेलिक एनिमल्स कहते हैं, यूटेलिक एनिमल्स। ठीक है, यूटेलिक एनिमल्स कहते हैं। वो इन एनिमल्स में खासियत क्या है कि इनका जो सेल नंबर है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड सेल नंबर्स। ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? इनका एग्जाम्पल भी है रोटिफर्स एंड नीमेटोड्स। ठीक है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट दैट टर्म कि सेल नंबर इंडेफिनिट होता है, लेकिन यूटेलिक एनिमल्स में सेल नंबर फिक्स होता है, दैट आर रोटिफर्स एंड नीमेटोड्स के बारे में। फिर हम लोग ये सारा टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्लियरली आप लोग को समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं
इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नॉन सेल्यूलर, एंड दूसरे वन होते हैं सेल्यूलर्स। ठीक है, एक होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स। तो ये होते क्या हैं? ये भी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग टर्म लगता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म है। नॉन सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल्स नहीं होते हैं, तो फिर उन्हें ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जा रहा है? यही तो बात है। तो ये बातें हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। से नॉन सेलुलर्स क्या हैं, सेलुलर्स क्या हैं, सेलुलर्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।